क्रिस, धन्यवाद मैडी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। जानते हैं कितना अद्भुत है जब आप पर रोशनी डालनी पड़ती है। कभी कभी सोचते हैं मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे क्या बोलना चाहिए, पर ऑन पैसिव के बारे में हमेशा बहुत कुछ कहने को होता है। अब ऑन पैसिव से पहले के समय और मेरे काम पर नजर डालते हैं। मैं कैमरून में पैदा हुआ और पला बढ़ा। कैमरून में स्कूली पढ़ाई की, ओ लेवल किया, जिसे यूके में जीसीएसई कहते हैं, और कैमरून में ही एडवांस्ड लेवल किया। मैं स्वाभाविक रूप से एक विज्ञान का छात्र था, पूरी तरह से विज्ञान। नीदरलैंड्स जाने पर भाषा की बाधा के कारण मैंने मार्केटिंग पढ़ी और उसमें डिग्री हासिल की। स्नातक के समय पूछा गया क्या मैं मास्टर्स या पीएचडी करना चाहूंगा, क्योंकि यह मेरे स्वभाव के अनुरूप नहीं था। हालांकि मैं भाषा की बाधा के कारण ऐसा कर रहा था और उस समय कुछ चाहता था। शायद आप युवा हैं, हम नहीं जानते कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो कैमरून में मार्केटर था और अब वहां की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ऑन रेंज के साथ काम कर रहा है। इस व्यक्ति ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। उस समय जब मैं कैमरून में था, वह मुझे मार्केटिंग रिसर्च के छोटे छोटे काम देता था, तो मैं इससे वाकई प्यार करने लगा था। लेकिन अपनी डिग्री के बाद मुझे लगा कि यह वास्तव में मेरे लिए नहीं है, ऐसा कुछ जो मैं सच में नहीं करना चाहता। हॉलैंड में मेरे ज्यादातर दोस्त आईटी में थे। उस समय या तो आप मार्केटिंग कर सकते थे या फिर आगे बढ़ सकते थे। आप एक सुरक्षित जगह चाहते हैं जहां भाषा की बाधा हमेशा एक मुद्दा रहती है। अगर आप छात्र हैं तो शायद यूनी में अंग्रेजी कोर्स कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने खुद को मार्केटिंग में पाया। फिर यूके जाकर मैंने सोचा कि मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने को होगा, तो मैं आई और अब भी एक वैज्ञानिक के रूप में मेरी इच्छा है चिकित्सा में जाने की। मैंने इसे देखा, पर स्कूल फीस इतनी थी कि मुझे मार डालती, क्योंकि यूरोपीय यूनी में पढ़ने पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती। सरकार आपको प्रायोजित नहीं करेगी, यही सच्चाई है। आप खुद को प्रायोजित करने का तरीका खोजना होगा, और यह वाकई बहुत मुश्किल है। उस वक्त मैं फार्मेसी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने खुद को 4 साल तक स्वास्थ्य सेवाओं में काम करते पाया, और यह ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने अपने ए लेवल के साथ एनएचएस के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में काम किया। उस समय मुझे पैसे जुटाने थे और मैंने सोचा, पता है क्या, मैं यहीं रुक जाऊंगी, क्योंकि यह मेरे लिए नहीं है। मुझे दोहराव वाला काम पसंद नहीं है, मैं हमेशा कुछ चुनौतीपूर्ण चाहती हूं। तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे संपर्क किया और कहा, कॉलिंस, हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी लैब में मेरे साथ काम कर रहा था और हमारे अंदर वो जलन थी। आप जानते हैं, एक स्तर पर आप बस कुछ काम कर रहे होते हैं। हाँ, आप वहां हैं, आप खुश हैं, आप संतुष्ट हैं, लेकिन जब आप उन लोगों को देखते हैं जो आपसे ज्यादा कमा रहे हैं, वे बायोमेडिकल साइंटिस्ट हैं, वे आपसे ज्यादा कमाते हैं क्योंकि उनके पास बस एक पिन है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वे सफल हैं, उन्हें ज्यादा दर्द है और वे उसी माहौल में काम कर रहे हैं। पर आप खुद से पूछते हैं, मैं भी उनमें से एक हो सकता हूं, लेकिन फिर पैसे और फीस की चिंता एक बाधा बन जाती है। और उस वक्त मैं अभी भी हॉलैंड में अपनी फीस चुका रहा था, अभी भी फीस का कर्जदार था। मुझे मेहनत करके पैसे चुकाने थे, वरना मुसीबत हो जाती। तो इस शख्स ने मुझसे संपर्क किया और कहा, कॉलिंस, हम कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा, क्या? मैंने कहा, ठीक है, क्या आप जानते हैं कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं? मैंने कहा, सच में? कहो हाँ। क्या आप जानते हैं कि आप एक प्रोग्राम ले सकते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस पढ़ाई के लिए समय निकालें। तो मैंने किताबें खोजना शुरू किया और सोचा, अब क्या करूं? मैं डेटाबेस एडमिन बनूं। उस समय तभी मुझे विंस मिला। विंसेंट भी इसमें था, पढ़ाई कर रहा था। उस समय विंस को पहले ही नौकरी मिल गई थी। विंस की बात 2005-2006 के आसपास की है। हमने सोचा, यह कुछ ऐसा है जिस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो मैं आईटी में आया, पढ़ना शुरू किया ताकि जल्द ही समझ सकूं। स्वास्थ्य सेवा में काम करते हुए मैं खुद से पढ़ाई का समय निकालता है, कोर्स लेना और फिर सही दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। मैंने सोचा कि गुणवत्ता आश्वासन में जाना मेरे लिए सही रास्ता होगा।
मैंने पढ़ाई की और ISQB से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का बेसिक सर्टिफिकेशन हासिल किया। उसके बाद मैंने उच्च स्तर और फिर प्रबंधन स्तर की योग्यता हासिल की। तब मैंने कहा, अब नौकरी पाने का समय आ गया है। स्वास्थ्य सेवा में रहते हुए मैंने सोचा, अब बाहर निकलकर कुछ नया करने का वक्त है। मैंने फर्स्ट लाइन सपोर्ट से शुरुआत की, फोन पर समस्याएं सुनना और उन्हें हल करना। इससे मुझे IT क्षेत्र के बारे में व्यापक जानकारी मिलने लगी। मैंने यह 12 महीने तक किया और फिर सोचा, बस यही है, अब मैंने इस क्षेत्र में कदम रख दिया है। अब मुझे गुणवत्ता आश्वासन की नौकरी ढूंढनी चाहिए। मैंने वो किया और मुझे पहली नौकरी मिली। इससे मुझे तकनीक के निर्माण को समझने का मौका मिला, शुरुआत से लेकर डिलीवरी तक। फिर मैं जूनियर QA से मुख्य QA और फिर सीनियर और लीड QA इंजीनियर बना। उसके बाद मैंने छोटी छोटी चीजें सीखना शुरू किया, जैसे डेटाबेस कैसे काम करता है, चीजें आपस में कैसे जुड़ती हैं। इस तरह मैंने उद्योग में न सिर्फ काम बल्कि उस माहौल की तकनीकी बारीकियां भी सीखी। फिर मैंने सोचा, मैं यहीं नहीं रुकूंगा। मैंने जितने हो सके उतने सर्टिफिकेशन लेने का फैसला किया। तो जब भी मैं काम नहीं करता तब सीखता हूं। मैंने स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन किया क्योंकि हमारी कंपनी स्क्रम डिलीवरी अपना रही थी। यही तो ऑन पैसिव कर रहा है, वे इसी पद्धति पर काम कर रहे हैं। मैंने वो भी किया और फिर कंपनी की मदद के लिए स्क्रम मास्टर बन गया। मैंने एक कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन किया, कोर्स के रूप में लिया क्योंकि कंपनी ने पूछा था कोई करना चाहे तो। हर बार जब मैं इसके बारे में सुनता हूं, मैं उत्साहित हो जाता हूं और करना चाहता हूं। जोखिम प्रबंधन, और मैंने कई सर्टिफिकेशन किए, डेटाबेस और वो सब। फिर ये कोविड के दौरान हुआ, आप जानते हैं, 2020 में। उस वक्त मैंने सोचा, अच्छा अब ये काफी नहीं है, या तो पढ़ते रहो और खुद को सुधारो, पर कम खर्च में ज्यादा कैसे कमाएं। मैंने इस पर सोचना शुरू किया। एक दिन मुझे याद है जब मैं सुबह BBC देख रहा था, और ये BBC का मॉर्निंग शो था जहां वे हमेशा निवेश की बात करते हैं और कभी कभी लोग युवाओं के पैसा कमाने के बारे में बात करते हैं। फिर मैंने कुछ पेपर देखे और सोचा, वाह, लोग पैसा कमा सकते हैं, पर कैसे? तो मैंने कहा, ठीक है। हमारे एक दोस्त ने फोन किया, बोला, कॉलिंस, पता है तुम अभी भी ट्रेडिंग से थोड़ा पैसा कमा सकते हो। मैंने कहा, सच में? हाँ। मैं ऑनलाइन गया, ट्रेडिंग सीखी, फिर फॉरेक्स में पैसे लगाए, खुद सीखा, ट्रेडिंग शुरू की। फिर मैंने सोचा, नहीं, फॉरेक्स वाकई अच्छा नहीं है, थोड़ा सा पैसा लगाया। मैंने कहा, ठीक है, अब मैं सोना, तेल जैसी कमोडिटीज में ट्रेड करूंगा। अच्छा खासा पैसा कमाया, लेकिन एक ही रात में ज्यादातर कमाई गंवा दी। मैंने कहा, वाह, तो क्या ऐसे ही बहुत पैसा कमाया जाता है और पलक झपकते ही सब खो दिया? मैंने सोचा, यह तो बिल्कुल सही नहीं है। सोचते हुए मैंने कहा, भगवान, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा, क्योंकि यह मेरी गलती थी। मैं बहुत लालची था। मैंने कहा, यह मेरी अपनी गलती थी, अब मैं और ज्यादा कमाने का तरीका ढूंढूंगा। तभी एक दोस्त ने फिर फोन किया। उसने पूछा, कॉलिंस, कैसा चल रहा है? मैंने कहा, यार, मैंने सारी कमाई गंवा दी, ये वाकई में बहुत बुरा है और अब मेरा पेट खराब हो रहा है। तो उसने हंसकर कहा, पता है क्या, जिंदगी ऐसी ही होती है, हार नहीं मान सकते कॉलिंस, बस आगे बढ़ते रहो। फिर उसने कहा, एक और बात बतानी है। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, गो फाउंडर। तब कोविड से पहले का वो पीक था। मैंने कहा, यार, मैं ये सुनना नहीं चाहता। पता है क्या, मैंने अभी पैसे गंवाए। उम्मीद है वो ट्रेडिंग टीम नहीं है। जब उसने मुझे दिया, मैंने अलग रख दिया। कोविड के दौरान उन्होंने मुझे फिर से फोन किया। मुझे गंभीर निमोनिया हुआ और अस्पताल में भर्ती हुआ। वह समय बहुत भयानक था। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। उस वक्त जब आप बीमार होते हैं, वे कहते हैं कोविड है, घर पर रहो। मैं बस परेशान था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं अपने मैनेजर को फोन किया और कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अब काम नहीं कर सकता। मेरी सांस बहुत खराब थी और मुझे लग रहा था कि मेरी नाक और मुंह से खून निकल रहा है।
हमने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस आई और मुझे अस्पताल ले गई। जांच की और कहा कि यह गंभीर निमोनिया है जो 14 दिनों से मेरे साथ था और इसीलिए मैं बहुत बीमार था। कोविड और अन्य कारणों से उन्होंने मुझे अलग कर दिया। उस समय कोविड बहुत फैला हुआ था। जल्दी इलाज शुरू हुआ और मैं बेहतर महसूस करने लगा। उन्होंने कहा कि वे मुझे अस्पताल में नहीं रख सकते क्योंकि कोविड से मेरे फेफड़े कमजोर हैं। अगर कुछ हुआ तो मैं संक्रमित हो सकता हूं और यह गंभीर हो सकता है। तो जब उन्हें लगा, उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी क्योंकि मैं सच में ऑक्सीजन पर था। और फिर जब मुझे अपनी सांस वापस मिली, मैंने कहा, भगवान, यह वाकई महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोग नहीं जानते ऑक्सीजन कितनी जरूरी है जब तक उसे छीन न लिया जाए, क्योंकि इसके बिना मैं सांस नहीं ले सकता था। जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ तब तक आप घर जा सकते हैं। घर आने पर भी मैं बीमार था, पर कम से कम सांस ले सकता था और बस भगवान का शुक्रिया कर रहा था। मैंने कहा, भगवान, आपने मुझे दूसरा मौका दिया। फिर दोस्त ने मुझे वापस फोन किया, तो कॉलिन, कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूं, पर अभी काम करने की ताकत नहीं है। मैं चल भी नहीं सकता, बस दवा लेनी है और आराम करना है। मैं सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता था क्योंकि बहुत कमजोर था। धीरे धीरे ठीक हुआ और उसने पूछा, क्या तुमने फिर से देखा? मैंने कहा, बस मुझे समय दें। जून के आसपास कुछ मेरे दिमाग में आया। कहा, एक नजर डालो, क्योंकि वह व्यक्ति गो फाउंड के बारे में नहीं समझा सका। तो मैंने इसे लिया और अपना शोध किया। मैं ऑनलाइन गया। ठीक है, जब मैंने देखा कि गो फाउंड पैसिव पर है, मैंने कहा, वाह। मैंने उस समय ऑन पैसिव साइट देखी। कोई उत्पाद नहीं था, सिर्फ वास्तुकला थी और क्या करना चाहते थे। मैंने 2 महीने बाद उस व्यक्ति को वापस बुलाया। ये जून था। उसने मुझे अप्रैल, मई, जून के आसपास दिया। हाँ, मैंने कहा, मैंने वो देखा। ये वास्तव में समझ में आता है। मैंने पूछा, क्या तुमने सच में देखा है? उसने कहा, नहीं, तुम मुझे बताओ। मैंने कहा, ठीक है, मुझे पता है तुम्हें आईटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तुम आईटी पृष्ठभूमि से नहीं हो, पर अगर वे इसे बनाते हैं, मुझे लगता है यह सबसे बड़ी आईटी कंपनी होगी मानवता ने कभी देखी है। क्योंकि मैंने वेब एप्लीकेशन का ऐसा एकीकरण नहीं देखा, तो मैंने बहुत सारी चीजें समझाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मुझे पता है माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा किया है, पर यह आदमी जो करना चाहता है वो उस समय नहीं था। मैंने अश्मो के बारे में कुछ नहीं देखा था, मैं बस ऑन पैसिव साइट देख रहा था। मैंने कहा, यह आदमी क्या करना चाहता है? यह एक पैकेज में सब कुछ लाने जैसा है, एक ही जगह पर सब कुछ। तो मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो इंजीनियर और लीड प्रोग्रामर है और उससे बात की। वह इसे अपना काम कह रहा है। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। यह मुश्किल होगा, या अगर कर भी सकें तो इसमें सालों लग जाएंगे। मैंने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मुझे पता है इसमें 5, 6, 7 या 10 साल लग सकते हैं, पर अगर वे कर सकते हैं तो मैं इसमें हूं। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि यह $97 में है क्या? मैंने कहा, मैंने अभी 15,000 खोए हैं और आप मुझे $97 के बारे में बता रहे हैं। आप कहते हैं, हाँ। उसी दिन मैंने ऑन पैसिव पर साइन किया और इसे फैलाना शुरू कर दिया। मैं बीमार था, मैं बस सबको बता रहा था। आप जानते हैं क्या, हमें इसी की जरूरत है। यह बात है, मैं हूं। कोई आईटी कंपनी $97 के लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। यह कभी नहीं होगा। वे जानते हैं कि अगर वे ऐसा करें तो वे बहुत पैसा कमाएंगे। आपको क्यों लाएं? किस आईटी कंपनी ने कहा है संस्थापक बनो? वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन मिस अश्मो फराह जो करना चाहते हैं वो पागलपन है। हालांकि मैं उन्हें नहीं जानता, पर मुझे उम्मीद है कि वे एक दिन आएंगे और कहेंगे, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, क्योंकि यही मेरा डर था। मैंने कहा, कोई इसे मुफ्त में नहीं देगा। मैं एक मुफ्त सवारी की तलाश में था। जब मैं सोचता हूं कि कंपनियां करोड़ों कमा सकती हैं और फिर भी कहें $97 में आओ इससे कुछ बनाने के लिए। मैंने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अमेज़न कुछ सहबद्ध कार्यक्रम चला रहा है। छोटे बड़े लोग अभी भी पैसा कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैंने अमेज़न जेवी के बारे में बताया। तो दरवाजा न खोलें और चुपचाप आकर देखें। मैं आपके साथ दुनिया साझा करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मिस्टर अश्मो के पिता, यह व्यक्ति, यही वह करना चाहते हैं। आप आएं और चुपचाप बैठें, सब कुछ चलाएं, ट्रैफिक, उत्पाद, ग्राहक भेजें और आप बस पैसे लेकर घर जाएं। मैंने कहा, यह कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं हुआ। पहले तकनीक बनाना आसान नहीं था और अब हम इसे आते देख रहे हैं। तो यह कुछ ऐसा था जिस पर मैं बैठा और सोचता रहा। अरे यार, बीमार था पर मैं सोच रहा था। मैंने कहा, हे भगवान, धन्यवाद
क्योंकि यही हमें चाहिए। फिर व्यापार में लौटने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं वापस जाकर व्यापार करूंगा और पैसा कमाऊंगा, व्यापार करूं और कुछ अतिरिक्त पैसे कमाऊं। मैं काम कर रहा हूं, लेकिन अगर यह सच में ऐसा है तो व्यापार में समय क्यों बर्बाद करूं? मैं अपने काम पर ध्यान दे सकता हूं और मुझे पता है कि कोई मेरे लिए कुछ बड़ा कर रहा है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। आप जानते हैं, और यही मेरी कहानी है क्रिस जॉनसन, और मैं इसे यहीं छोड़ता हूं आपके और मैडी के लिए आगे बढ़ने के लिए।